जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पर लक्ष्मीकांत इसका नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम 68th चैप्टर देखेंगे, इलेक्शन। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, कहीं पर भी अगर आपको रूल करना है, राज करना है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला है कि आप डर पैदा कर सकते हो। जब आप डर पैदा करते हो तो सामने वाला आपके मन के मुताबिक बिहेव करने लगता है, आपके डर के वजह से। भले ही उसका मन ना हो, भले ही वो दिल से ना करे, लेकिन आपने जो डर पैदा किया है उसके वजह से सामने वाला जो होता है, आप जैसा चाहते हो वैसा बर्ताव करता है। इसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। और उसी के साथ दूसरा एक तरीका है, वो है प्यार का। जब आप प्यार बांटते हो, जब आप प्यार से रहते हो, तो सामने वाला आपके मन के हिसाब से ही काम करता है, लेकिन वो दिल से करता है। और इसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अब हमारे भारत में हमने डेमोक्रेसी अपनाई है, मतलब जो प्यार का ज़रिया है वो हमने अपनाया है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, कौन सुपेरियर होता है? तो जो लोग होते हैं वो सुपेरियर होते हैं। जैसे हम प्रीएम्बल में भी देखते हैं, उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है, वी द पीपल से। तो यहाँ के जो लोग हैं वो सुपेरियर हैं। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो भी उन्हें रूलर चाहिए होता है उसे चुन कर देते हैं, मतलब इलेक्ट करके देते हैं। अब इलेक्ट करके देते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। तो यहीं से शुरू होता है हमारा टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्शंस। अब इलेक्टोरल सिस्टम हमें यहाँ समझनी पड़ेगी। इलेक्टोरल सिस्टम समझने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज़ हमारे संविधान में दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो जी हाँ, ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये हमारे संविधान में दी हुई है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये जो हमारे संविधान में पार्ट 15 है वो डील करता है इलेक्टोरल सिस्टम के साथ। अब आर्टिकल 324 जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी यहाँ पर स्टैब्लिश करता है, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, तो अलग अलग जो इलेक्शंस होते हैं वो हेल्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत क्या पड़ रही है इलेक्शन कमीशन की? क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी की? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट करने वाले हैं। किसके लिए करने वाले हैं? जो उन्हें रूलर चाहिए उसके लिए। अब यहाँ पर जो वोट करने वाले हैं वो भी रेडी है, जो रूल करने वाले हैं वो भी रेडी है। तो बीच में इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है इलेक्शन कमीशन की, कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाएगा। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इसलिए। अब देखिए, सपोज़ शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान इलेक्शन के लिए खड़े हैं। अब शाहरुख खान के पास बहुत पैसे हैं, तो शाहरुख खान क्या करेंगे, जब उन्हें वोट चाहिए तो लोगों के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि मैं तुम्हें एक एक एप्पल का मोबाइल गिफ्ट करूंगा, आप मुझे ही वोट कीजिए। अब लोग क्या कर सकते हैं, लालच में आ सकते हैं कि किसे भी वोट करेंगे तो भी हमारा ही कटने वाला है, इससे अच्छा है कि हम इसे ही वोट करते हैं, एटलीस्ट हमें एप्पल का मोबाइल तो भी मिल जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं जो वोटर्स है वो, और यहाँ पर फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, यहाँ पर एक बॉडी स्टैब्लिश की गई है, इंडिपेंडेंट बॉडी स्टैब्लिश की गई है, हमारे संविधान के तहत स्टैब्लिश की गई है, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लेते हैं, तो ये कौन कौन से बॉडीज़ की लेते हैं? तो सबसे पहले तो आती है हमारी पार्लियामेंट। जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें जो इलेक्शंस लिए जाते हैं, मतलब जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरी बॉडी जो है वो आती है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे राष्ट्रपति है और जो हमारे उपराष्ट्रपति है, उनका भी चुनाव कौन कराता है? तो जो इलेक्शन कमीशन है वो कराते हैं। और तीसरी जो बॉडी है वो आती है स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब क्या है? जो लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनकर आते हैं और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनकर आते हैं, तो इनका जो इलेक्शन होता है ये इलेक्शन कमीशन करवाता है। और जो लोकल बॉडीज़ होती है उनका इलेक्शन कौन करवाता है फिर? जैसे ग्राम पंचायत हो गई, म्यूनसिपाल्टीज़ हो गई, तो उनके इलेक्शन कौन करवाता है? तो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके जो इलेक्शंस है वो करवाता है। और जो इलेक्शन कमीशन होता है जो सेंटर में है, वो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस जो है वो करवाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि एक ही इलेक्टोरल रोल जो है हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिया हुआ है।
अब यहाँ पर ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये भले ही पार्लियामेंट के लिए हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हो, एक ही इलेक्टोरल रोल जो है वो दिया हुआ है। मतलब मैं हूँ तो मैं सिर्फ एक ही बार वोट कर सकता हूँ, 2 बार वोट नहीं कर सकता हूँ। अब प्रॉक्सी वोटिंग जो है उसके तहत 2 बार वोटिंग हो सकती है। प्रॉक्सी वोटिंग क्या है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ये मैंने ऑलरेडी उस पर सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हो। प्रॉक्सी वोटिंग मयूर मोगरे अगर आप टाइप करोगे तो आपको वीडियो जो है वो दिख जाएगा। उसमें मैंने इन डेप्थ एनालिसिस किया है प्रॉक्सी वोटिंग क्या है और उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। अगर वो एग्जाम में आता है तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट जो है वो रहेंगे। अब यहाँ पर एक ही इलेक्टोरल रोल दिया हुआ है हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, भले वो पार्लियामेंट के हो भले वो लेजिस्लेचर के हो। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरल जो है वो नहीं लाया गया है, जिसके वजह से जो पार्टीशन है उसके पीछे का एक कारण इसे भी बताया जाता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट। अब इसमें क्या होता है, सपोज मुस्लिम्स है तो मुस्लिम्स मेजोरिटी जो प्रोविंस रहेंगे वहाँ पर जो मुस्लिम्स है वो ही सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती है ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम से हटा दी गई थी। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि कोई भी ऐसा पर्सन इनएलिजिबल नहीं रहेगा अगर उसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेसिस पर। मतलब कि ये फीमेल है तो ये वोट नहीं कर सकती है, ये मेल है तो ये वोट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का डिफरेंस जो है वो नहीं लाया जाएगा। या फिर ये हिंदू है तो ये वोट नहीं कर सकते हैं, या फिर ये मुस्लिम है तो ये वोट नहीं कर सकते हैं, या फिर ये क्रिश्चियन है तो ये वोट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो भेदभाव है वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। उसी के साथ साथ कोई भी ऐसा इंसान क्लेम नहीं कर सकता है कि मुझे स्पेशल इलेक्टोरल रोल चाहिए। किसके बेसिस पर, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इसके बेसिस पर। नहीं तो कोई बाहुबली जो है वो आ जाएगा कि मैं बाहुबली हूँ, मुझे स्पेशल इलेक्टोरल रोल चाहिए, मैं 10-12 वोट मैं अकेला ही कर दूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं हो सकती है। कोई भी इनएलिजिबल भी नहीं हो सकता है और कोई स्पेशल इलेक्टोरल रोल की मांग भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ निकल कर आती है वो है इलेक्शन जो है। हमारे यहाँ पर इलेक्शन कौन से बेसिस पर लिए जाते हैं, जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन वोट कर सकता है, तो वो लिए जाते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज पर। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या है कि जो भी इंसान 18 साल के ऊपर है, क्योंकि अभी जो मिनिमम एज लाई गई है वोटिंग करने के लिए वो है 18 साल। अब 18 साल के ऊपर जो भी इंसान होगा वो अडल्ट फ्रेंचाइज में आएगा और वो इलेक्शन में वोट कर पाएगा। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो कुछ ऐसे प्रोविजंस बना सकती है, ऐसे जो इंसान हो जो अनसाउंड माइंड के हो या फिर जो क्राइम से रिलेटेड हो, जो करप्ट हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए पार्लियामेंट जो होती है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है कि ऐसे जो लोग हैं वो भले ही 18 साल के ऊपर हो लेकिन वो इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी 18 साल के ऊपर होगा वो कोई भी इलेक्शन हो उसमें वोट कर सकता है। और उसी के साथ साथ जो प्रोविजंस आते हैं, अब कौन से प्रोविजंस है, किससे रिलेटेड है, तो जो भी प्रोविजंस इलेक्टोरल रोल या फिर डिलिमिटेशन से रिलेटेड है। इलेक्टोरल रोल मतलब क्या होता है कि कौन कौन वोट करने वाला है। मतलब जो भी वोटर्स होते हैं उनकी एक यादी बनाई जाती है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उसमें जो भी वोटर्स होते हैं उनके नाम होते हैं, मतलब जिसका भी इलेक्शन कार्ड जो है वो निकला होता है। और डिलिमिटेशन आता है। अब प्रोविजंस जो इलेक्टोरल रोल या फिर डिलिमिटेशन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन कौन से इलेक्शन के लिए, तो जो पार्लियामेंट के होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस रहेंगे वो कौन बनाएगा, किसके हाथ में है। इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड हो, डिलिमिटेशन से रिलेटेड हो, जो भी इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस रहेंगे वो कौन बनाने वाला है, तो वो पार्लियामेंट बनाएगी। और उसी के साथ साथ जो प्रोविजंस होते हैं इलेक्टोरल रोल और डिलिमिटेशन से रिलेटेड इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के, तो जो लेजिस्लेचर होती है उसके पास भी पावर होती है कि प्रोविजन जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये निकल कर आता है कि यहाँ पर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के लिए जो इलेक्टोरल रोल और डिलिमिटेशन के लिए जो प्रोविजंस होते हैं वो तो पार्लियामेंट लेकर आ रही है। फिर यहाँ पर जो इलेक्टोरल रोल और डिलिमिटेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड, वो लेजिस्लेचर कैसे ला रही है, तो यहाँ पर निकल कर आता है कि जो भी चीज़ें पार्लियामेंट ने नहीं की है वो चीज़ें यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है वो ला सकता है। जो भी प्रोविजंस पार्लियामेंट ने नहीं लाए हैं लेजिस्लेचर से रिलेटेड, तो वो जो प्रोविजंस है वो लेजिस्लेचर ला सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आती है, हमारे संविधान में ये दिया हुआ है कि इलेक्शन जो होते हैं पार्लियामेंट के या फिर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, उस पर किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह कोई भी नहीं लगा सकता है।
लेकिन हमारे संविधान में बहुत ऐसी कम चीज़ें हैं जो बहुत एब्सोल्यूट हो। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है कि कोई भी नहीं कर सकता है, बिल्कुल ही नहीं हो सकती है, तो उसे हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो हमारे संविधान में ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो एब्सोल्यूट तरीके से दी गई है। भले ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि इलेक्शन जो होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, वो जो इलेक्शंस है वो कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पिटिशन जो है वो दाखिल की जा सकती है। अब ये जो पिटिशंस होते हैं तो 1966 से अगर हम देखते हैं तो ये जो पिटिशंस है ये हाई कोर्ट यहाँ पर देखता है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हैंडल करता है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर इशू किए जाते हैं, ऑर्डर इशू किसके द्वारा किए जाते हैं तो डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो यहाँ पर ऑर्डर इशू करता है। अब जो डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर है वो यहाँ पर फाइनल होते हैं और वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी एब्सोल्यूट तरीके की जो चीज़ें हैं, जो पावर्स है यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1966 से लेकर जो इलेक्शन पिटिशंस है वो हाई कोर्ट यहाँ पर अलोन यहाँ पर देख रहा है, लेकिन जो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास दी जाती है। अब यहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम थोड़ी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्टोरल सिस्टम में जो आर्टिकल 323B है वो एम्पावर करता है अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो, कि वो एक ट्रिब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश कर सके। अब देखिए ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो हम डिटेल में अलग चैप्टर उस पर लेने ही वाले हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल क्या होता है, जैसे जो कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए, ये प्रॉपर तरीके के कोर्ट है। मतलब कोई भी तरीके का अगर किसी भी तरीके का कोई केस आता है तो ये लोग हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए होते हैं। मतलब कोई करप्शन अगर कर रहा है तो करप्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी वो एक ट्रिब्यूनल में जा सकती है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो करप्शन से रिलेटेड केसेस है वो कोई ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाई हुई है। अगर कोई इंसॉल्वेंसी होती है तो वहाँ पर भी जो ट्रिब्यूनल है वो हैंडल कर सकता है। तो जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए भी एक ट्रिब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 323B जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को, ताकि वो एक ऐसा ट्रिब्यूनल यहाँ पर बनाए जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं वो हैंडल कर सके। और उसी के साथ ये भी प्रोवाइड करता है कि ऐसे जो केसेस है, ऐसे जो डिस्प्यूट्स है वो कोई भी ज्यूरिसडिक्शन में ना आ सके, किसी भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ना आ सके। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ट्रिब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश नहीं किया गया है जो इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वो हैंडल कर सके। ऐसा कोई भी ट्रिब्यूनल अभी तक नहीं बना हुआ है। चंद्र कुमार केस 1997 में जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये जो चीज़ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया जाता है। अब देखिए अगर आप सुबऑर्डिनेट कोर्ट में हारते हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में हारते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया भी जाता है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसमें आप हार जाते हो या फिर आपके मन के मुताबिक वहाँ पर निर्णय नहीं लगता है तो आप अपील कर सकते हो। और ये जो अपील रहेगी ये रहेगी डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास, मतलब डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है इलेक्शन मशीनरी। अब इलेक्शन मशीनरीज़ के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सी मशीनरीज़ है, मतलब अलग अलग कौन कौन से लोग यहाँ पर काम करते हैं। अब यहाँ पर जो अलग अलग लोग हैं उसमें सबसे पहले आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उस पर मैंने पॉलिटी का सेपरेट वीडियो भी बनाया है। वो वीडियो जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने वो वीडियो बनाया है। और ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ये प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, सभी चीज़ों के लिए आपको काम आएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अंडर आर्टिकल 324 जो हमारे संविधान में आता है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 324 के अंडर में आती है। अब यहाँ पर जो लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्शंस होते हैं उसका सुपरिटेंडेंस करना हो या फिर कंट्रोल करना हो, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती है वो कौन करता है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 3 मेंबर बॉडी हमें देखने को मिलती है। 3 मेंबर बॉडी मतलब कौन है, तो वहाँ पर सबसे पहले एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अलग अलग कमिश्नर्स होते हैं। आपको पूरा जो टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये समझाया है। तो वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अलग से होते हैं। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो हमारे जो राष्ट्रपति है वो अपॉइंट करते हैं। और उसी के साथ अगर आपको इनका टेन्योर जो है वो जानना हो और उसी के साथ साथ रिमूवल प्रोसेस अगर जानना हो और पावर्स जानना हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर।
अब सबसे पहले तो आते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसी के साथ साथ आते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अब ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, इन्हें नॉमिनेट कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये नॉमिनेट करती है या फिर डेसिग्नेट करती है किसी ऑफिसर को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, किसी स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से, उन्हें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाती है। और ये कंसल्ट भी करना पड़ता है, किसके साथ कंसल्ट करती है? तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करती है। अब ये जो इंसान है, अगर ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहने वाला है वो कंसल्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट से और पूछेगा कि हम इन्हें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बना सकते हैं क्या, नॉमिनेट कर सकते हैं क्या। और अगर स्टेट जो है वो बोलता है हाँ आप कर सकते हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन्हें नॉमिनेट करेगा एज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है स्टेट का हो या यूनियन टेरिटरी का हो, उसके पास क्या पावर्स रहने वाली है? तो जो भी इलेक्शन के काम रहते हैं स्टेट में हो या फिर यूनियन टेरिटरी में हो, ओवरऑल जो सुपरिटेंडेंस रहता है, डायरेक्शन रहता है, कंट्रोल करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन का, वो सब कुछ सुपरवाइज कौन करेगा? तो जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं वो पूरा का पूरा सुपरवाइज करेंगे कि प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो सबसे पहला प्रोमिनेंट मुद्दा आता है इलेक्शन कमीशन का, वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं, वो देखेंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। उसके बाद यहाँ पर आते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। अब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो होते हैं उन्हें नॉमिनेट कौन करता है? तो फिर से वही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करती है या फिर डेसिग्नेट करती है किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन रहने वाला है वो नॉमिनेट करेगा किसी ऐसे बंदे को जो उन्हें लगता है कि हम इसे नॉमिनेट कर सकते हैं, उन्हें नॉमिनेट करेंगे और किसके कंसल्टेशन के साथ? तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके कंसल्टेशन के साथ ये नॉमिनेट किए जाते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। और कौन नॉमिनेट करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। अब ये जो ऑफिसर्स है ये इनका क्या काम है, वर्क क्या है, और उसी के साथ साथ नॉमिनेट कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए ये ज़रा ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं जो भी इलेक्शन होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका पूरा सुपरविजन जो है, उसका पूरा जो कंट्रोल है, उसका पूरा जो डायरेक्शंस है वो कौन करता है? तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। अब रिटर्निंग ऑफिसर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। अब रिटर्निंग ऑफिसर मतलब क्या होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं पार्लियामेंट्री या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए। अब कहाँ के इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए? तो जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं या फिर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्हें नॉमिनेट कौन करता है या फिर डेसिग्नेट कौन करता है? तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर नॉमिनेट करती है या फिर डेसिग्नेट करती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO। अब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्टोरल रोल जो है पार्लियामेंट्री या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो बनाने के लिए। इलेक्टोरल रोल मतलब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कौन कौन इलेक्टोरल रोल में आते हैं, कौन कौन वोट कर सकते हैं, कौन कौन खड़े हैं इलेक्शन के लिए, ये सब कुछ जो बनाने का काम होता है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास होता है। अब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को ऑथराइज कौन करता है? तो फिर से जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वही ऑथराइज करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन के साथ किसकी? तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर यूनियन टेरिटरी होती है उनके कंसल्टेशन के साथ। अब देखिए ये जो टास्क होता है बहुत बड़ा टास्क होता है कि जो पूरे इलेक्टोरल रोल है ये तैयार करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। इसलिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं ये पूरा का पूरा अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये अपॉइंट करते हैं असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, ताकि वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है उन्हें असिस्ट कर सके और जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छी बना सके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो पोल कंडक्ट करते हैं पोलिंग स्टेशन पर। अब किसके असिस्टेंस के साथ? तो पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं उनके असिस्टेंस के साथ। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उन्हें यहाँ पर अपॉइंट कौन करेगा? तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट नहीं करते हैं, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को और पोलिंग ऑफिसर्स को। अब जो यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट है वो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा की जाती है।
तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किसकी अपॉइंटमेंट करता है। अब देखिए जितने भी पहले के अपॉइंटमेंट्स हमने देखे हैं वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वही करता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट में यहाँ पर चेंज आता है। जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं वो इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, और जो यूनियन टेरिटरी की बात आती है तो वहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो पोलिंग यहाँ पर देखते हैं, पोलिंग जो है वो संभालते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है वो है ऑब्जर्वर्स। अब ऑब्जर्वर जो है ये कौन होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये नॉमिनेट करते हैं कुछ ऑफिसर्स को जो गवर्नमेंट में है, ऐसे कुछ ऑफिसर्स को एज अ ऑब्जर्वर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब क्या है, जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो या फिर कोई असेंबली के इलेक्शंस हो, वो जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सब कुछ चीज़ें सही ढंग से जा रही है या नहीं जा रही है। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये नॉमिनेट करते हैं कुछ ऑब्जर्वर्स को, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं उन्हें नॉमिनेट करते हैं एज अ ऑब्जर्वर्स। अब यहाँ पर अलग अलग ऑब्जर्वर्स आते हैं, जैसे सबसे पहले आता है जनरल ऑब्जर्वर। अब जनरल ऑब्जर्वर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जनरल ऑब्जर्वर एक माइन्यूट वॉच रखते हैं जो भी स्टेजेस होती है इलेक्टोरल प्रोसेस की, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये देखने के लिए वो माइन्यूट सी एकदम क्लोज वॉच रखते हैं और अच्छे से देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से जो इलेक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। अब एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस होती है वहाँ से एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो है उन्हें अपॉइंट किया जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, जो भी इलेक्शन में एक्सपेंडिचर हो रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा तो वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हमारा एक जो मोटो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो रिच लोग हैं वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पैसों से, ये सब देखने का काम एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पुलिस ऑब्जर्वर। अब पुलिस ऑब्जर्वर जो है, जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है एज अ पुलिस ऑब्जर्वर। अब कैसी सेंसिटिविटी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की उस पर डिपेंड करता है। अब जम्मू एंड कश्मीर में अगर इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ की सेंसिटिविटी जो है वो अलग रहेगी, और अगर दूसरे कोई चीज़ें आती है जैसे नक्सल एरिया है तो वहाँ की सेंसिटिविटी जो है वो अलग रहेगी। तो जैसी सेंसिटिविटी है उस पर डिपेंड होता है कि किस तरीके से जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं। अब वो मॉनिटर करते हैं कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए। ये हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये देखने का काम होता है पुलिस ऑब्जर्वर का। मतलब अगर कोई गुंडा यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा है और बंदूक दिखाकर अगर वो जो वोटर्स हैं उनसे अपने वोट्स मांग रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अगेंस्ट में जाता है। तो ये सब देखने का काम होता है पुलिस ऑब्जर्वर का। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अवेयरनेस ऑब्जर्वर। 16th लोकसभा जब हुई थी वहाँ पर पहली बार 16th लोकसभा मतलब जो 2014 की लोकसभा हुई थी उसमें पहली बार सेंट्रल अवेयरनेस ऑब्जर्वर जो है ये यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे, वो यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए थे। अब यहाँ पर इनका काम क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं उन तक प्रॉपर अवेयरनेस जा रही है या नहीं जा रही है। अब लोगों में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती है, इसलिए जो लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो वोटर्स हैं उन्हें प्रॉपर अवेयरनेस मिलना चाहिए। और जो पेड न्यूज़ का फंडा जो है आपने सुना होगा, तो पेड न्यूज़ के जरिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अवेयरनेस उनके पास रहनी चाहिए। ये सब चीज़ें देखने का जो काम है वो होता है अवेयरनेस ऑब्जर्वर का। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर। अब ये जो है ये भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं उसमें से ही ये लोग अपॉइंट किए जाते हैं, डिप्लॉय किए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये वेरीफाई करते हैं जो BMF होता है पोलिंग स्टेशन पर, उसे वेरीफाई करते हैं। और उसी के साथ साथ जो एक मॉक पोल होता है और प्रॉपर तरीके से पूरी पोलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, सीलिंग जो होती है EVM मशीन्स की, और जो डॉक्यूमेंटेशन पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से होता है, ये सब कुछ पूरा का पूरा देखते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर्स। और उसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। अब हमने एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तो देखे हैं। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर क्या करते हैं, जो माल प्रैक्टिसेस हो रही है, कोई कैंडिडेट है वो बहुत रिच है और वो पैसों के जरिए अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो है हमने ऑलरेडी देखा है। अब यहाँ पर असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर कौन होता है, जो इन्हें असिस्ट करता है। मतलब जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसे वीडियोग्राफ करने का काम, ये सब कुछ असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के पास होता है।
तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है वो ख़त्म होता है। पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोज़ जो है वो आपके सामने आने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।